बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 19 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 19 का नाम है एथिकल इश्यूज इन साइकोथेरेपी। लेसन बहुत ही मज़े का है। एक्चुअल में जब आप एज अ थेरेपिस्ट काम कर रहे होते हैं कहीं पे भी, मतलब हॉस्पिटल सेटिंग्स में या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में या फिर क्लिनिकल सेटिंग्स में, जब आप एज अ थेरेपिस्ट काम कर रहे होते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं या जस्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट के तौर पर, तो कहीं ना कहीं आपको साइकोथेरेपी देनी पड़ती है क्लाइंट जो भी आता है आपके पास उसको। तो क्लाइंट को साइकोथेरेपी देने के दौरान सम टाइम एथिकल की वायलेशंस हो जाती है। उन एथिकल्स को किस तरह से मेंटेन करना है और किस टाइप के एथिकल इश्यूज़ की वायलेशंस होती है उनको कैसे रिजॉल्व करना है और किस तरह से एथिकल किस टाइप के इश्यूज़ की वायलेशंस होती है, ओवरऑल आपको ना लेसन नंबर 19 के अंदर बताया गया है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे पुराने और न्यू सब्सक्राइबर्स को तो पता होगा, लेकिन न्यू जो स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये मेरी रिक्वेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन व्यूवर्स के लिए है कि काइंडली आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इस इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को आप स्टूडेंट्स की बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके फॉलो करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, लेसन के स्टार्ट में आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू थेरेपी के बारे में बताया गया है। तो ए पॉइंट बताता है कि मतलब कि ये जो ए वाला पॉइंट है, ये ए पॉइंट ओवरऑल आपको बता रहा है इसमें कि जब साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट से थेरेपी के लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेता है तो इन्हें ना क्लाइंट्स को जितना जल्दी हो सके ना ये चीज़ें बतानी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें बतानी चाहिए? नंबर 1 पे नेचर एंड कोर्स ऑफ थेरेपी, मतलब इसमें क्या होता है कि क्या ट्रीटमेंट होगा, किस तरह से होगा, आप ना क्लाइंट्स को बता रहे होते हो। और फीस में कितनी फ़ीस होगी, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज़, मतलब ये कि अगर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसका जिक्र भी होगा। जैसे कि अगर मैं भी थेरेपिस्ट हूँ तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट जब किसी क्लाइंट को थेरेपी दे रहे होंगे तो देन आप कह सकते हैं कि मिस्टर अब्दुल बासित मे बी आपकी थेरेपी का सेशन लें अगर मैं अवेलेबल ना हूँ, या फिर ये है कि आप को सम टाइम इंट्रैक्शंस करना पड़ेगा मिस्टर अब्दुल बासित से भी। देन ये है कि वो भी थेरेपी के सेशंस को ना कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। तो इस तरह से आप इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज भी कर सकते हैं। या फिर आपको हॉस्पिटल या क्लिनिकल सेटिंग्स में जाकर आपका अपना टेस्ट भी होगा लाजमी। तो ये ना इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टीज हम खुद से भी क्लाइंट के सामने ना डिस्कस करते हैं। लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में ये होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स होती है, मतलब कि कौन सी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं या कौन सी चीज़ें नहीं शेयर की जा सकती। तो ये क्लाइंट खुद से भी बता रहा होता है और हमें ना खुद से भी बताने की ज़रूरत होती है क्लाइंट्स को। ओके, तो आगे है लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद आंसर टू एनी रिलेटेड क्वेश्चंस अबाउट थेरेपी, मतलब ये कि थेरेपी से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब किस टाइप का होगा, किस तरह से होगा, क्या किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ये भी आप क्लाइंट्स को अवेयरनेस देंगे इन द स्टार्टेड या फिर साइकोथेरेपी के स्टार्ट होने से पहले। मतलब कि सेशन अभी हुआ नहीं है लेकिन जैसे ही क्लाइंट आया है तो आप उससे ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जब भी आपकी थेरेपी स्टार्ट होगी तो ये चीज़ें आप जहन में रखिएगा। तो इस तरह से आप क्लाइंट को जो है वो अवेयरनेस दे सकते हैं आप। ओके, ये इसलिए ये जो है ना लेसन नंबर जो 19 है बहुत इंटरेस्टिंग है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाहे इंपॉर्टेंट ना हो या इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ये है कि रियल लाइफ में जब आप एज अ कैरियर लाइफ अपनी स्पेंड करेंगे तो ये लेसन नंबर 19 जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होगा आप स्टूडेंट्स के लिए। आगे बी पॉइंट की बात की जाए तो जब साइकोलॉजिस्ट ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेता है जिनके लिए कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड टेक्निक्स या प्रोसीजर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इन्हें ना अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ें बतानी चाहिए। नंबर 1 पे
डेवलपमेंट नेचर ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब ये कि नेचर का डेवलपिंग नेचर जो है ना वो आप बताएंगे। यहाँ ट्रीटमेंट का डेवलपिंग नेचर में ये होगा कि ट्रीटमेंट अभी डेवलप हो रही है या इसलिए क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। और नंबर 2 पे है पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व्ड। इसमें ये होता है कि मतलब कि ट्रीटमेंट के पोटेंशियल रिस्क किस टाइप के हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकता है, ये भी आप अवेयरनेस देंगे क्लाइंट को। आगे है थर्ड पॉइंट, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इफ़ अवेलेबल, मतलब ये कि अगर कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हो तो उसका भी आप जिक्र करेंगे क्लाइंट से। और नंबर 3 पे वॉलंटरी नेचर ऑफ दियर पार्टिसिपेशंस, मतलब ये कि इनका वॉलंटरी पार्टिसिपेशंस मतलब क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक हो और वो चाहे तो पार्टिसिपेंट करे। इस हवाले से जो है उसको क्लाइंट को अवेयरनेस भी देंगे आप एज अ साइकोलॉजिस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ थेरेपी। ओके, आगे बी पार्ट का एक और बी पार्ट है और इसमें बताया गया है कि कुछ सिचुएशंस में ना थेरेपिस्ट एक ट्रेनी होता है और इसका ना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी ना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सुपरवाइजर्स पर होती है। ऐसे में ना इन्फॉर्म्ड कंसेंट के दौरान ना क्लाइंट को ये बताया जाता है कि थेरेपिस्ट ट्रेनिंग में है और सुपरवाइज़र के अंडर काम कर रहे हैं और सुपरवाइज़र का काम या नाम भी दिया जाता है, मतलब कि सुपरवाइज़र जो है ना वो उसका नाम भी बता दिया जाएगा कि ये सुपरवाइज़र है मेरा और मैं इन सुपरवाइज़र के निगरानी में ना काम कर रहा हूँ। तो ये क्लाइंट्स को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ओवरऑल ग्रुप थेरेपी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ग्रुप थेरेपी का ना जो सवाल है शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में या सम टाइम एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ओके, यहाँ डिसएडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं ग्रुप थेरेपी के या एडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं ग्रुप थेरेपी के या सम टाइम इसकी डेफिनेशंस भी पूछी जाती है ग्रुप थेरेपी की। ओके, तो इसमें ना आपको बताया गया है कि जब साइकोलॉजिस्ट ग्रुप सेटिंग्स में कई लोगों को सर्विसेज देता है तो इन्हें ना शुरू में ये बता देना चाहिए कि हर पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स क्या हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स क्या है। साइकोथेरेपिस्ट कई रीजंस की वजह से ना अनरिलेटेड क्लाइंट्स को ना ग्रुप थेरेपी में ट्रीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ग्रुप में किस टाइप के लोग हो सकते हैं। नंबर 1 पे कि रिसेंटली हॉस्पिटलाइज्ड मेंटल पेशेंट्स, मतलब जो मेंटल हॉस्पिटल से आए हुए पेशेंट्स होते हैं। और नंबर 2 पे डिवोर्स मेल्स और फीमेल्स, मतलब डिवोर्स होने वाली मेल्स या फीमेल्स जो हैं वो हो सकती हैं। और कार्डिक रिहेबिलिटेशन पेशेंट्स, इसमें ये होता है कि कार्डिक रिहेबिलिटेशन पेशेंट्स वो पेशेंट होते हैं जो हार्ट डिजीज़ के बाद रिकवरी के लिए आ रहे होते हैं या रिकवर कर रहे होते हैं। ओके, आगे है चिल्ड्रन विद हैंडीकैप्स वगैरह, मतलब बच्चे जो हैंडीकैप्स के साथ हैं तो ये भी शामिल हो सकते हैं समटाइम ग्रुप थेरेपी में। ओके, तो एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप थेरेपी, इसमें मतलब कि आपको ना एडवांटेजेस बताए गए हैं ग्रुप थेरेपी के और ये ग्रुप थेरेपी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रिहेबिलिटेशन सेंटर में मोस्टली। क्योंकि इस ग्रुप थेरेपी से एक आपस में इंट्रैक्शंस होता है, एक नेचुरल सोशल लर्निंग जो है ना वो भी डेवलप होती है। तो इससे ग्रुप थेरेपी के बहुत से बेनिफिट्स हैं। फैमिली गैदरिंग में ना ग्रुप थेरेपी अब नहीं रही। पहले दौर में क्या होता था कि लाइट चले जाती थी तो सारे जो फैमिली मेम्बर्स होते थे एक ही कमरे में होते थे, तो देन एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को तंग करना, तो आपस में ही एक दूसरे के जो है ना वो कन्वर्सेशन से ही ग्रुप थेरेपी हो जाती थी। अब क्या है कि बेटा जो है वो लंदन पहुंचा हुआ है, बेटी जो है वो कमरे में है और माँ जो है वो उसका नाम है ऊपर वाले कमरे में है और इसी तरह ना हर कोई अपने अपने कमरे में है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें जॉइंट फैमिली होने की वजह से जो है वो एक ही कमरा समटाइम एक ही कमरे में जो 4-4 5-5 लोग रह रहे होते हैं तो उनकी आपस में ही ग्रुप थेरेपी हो जाती है। तो एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप थेरेपी के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। ओके, तो इसमें जो बताया गया है ग्रुप थेरेपी का एक फ़ायदा ये है कि पीयर्स का ना इन्फ्लुएंसेस और स्पोर्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ना मदद दे सकते हैं ग्रुप थेरेपी के दौरान। और ऐसे लोग जो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट में इतना प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते वो ग्रुप थेरेपी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ग्रुप थेरेपी ना एक ग्रुप के लिए स्पेशल थेरेपेटिक इन्वायरमेंट बना सकता है।
जहाँ लोग ना अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ न्यू सीखते हैं और अवेयरनेस गेन करते हैं। ओके, मुझे याद है कि जब मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट मैं जब रिहेबिलिटेशन सेंटर में सर्विसेज देता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद रिहेबिलिटेशन सेंटर और फर्दर ये है कि क्लिनिक्स वगैरह भी हैं, तो जब मैं देता था, अब मतलब कि मैं अब जो है वो सुपरविजन्स करता हूँ, सीईओ हूँ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का। तो जब मैं सर्विसेज देता था ग्रुप थेरेपी के दौरान, तो फिर जिंगल एक्सरसाइज करना, फिर नेम प्लेस एनिमल्स जो है वो एक्सरसाइज करवाना, ग्रुप थेरेपी में कोई टॉपिक जो है वो चूज़ कर लेना, और देन क्या है कि आपस में हर एक का जो है वो ओपिनियंस जो है वो गेन करना। तो ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी बेनिफिशियल्स होती थी, एक दूसरे की जो स्किल्स है, कम्पिटेंसी है, वो भी पता चलती थी, और हिडन फैक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी वो भी पता चलती थी ग्रुप थेरेपी के दौरान। तो ये जो है ना वो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और अवेयरनेस भी मिलती है ग्रुप थेरेपी के दौरान। ओके, तो डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप थेरेपी, डिसएडवांटेज की बात की जाए तो ग्रुप थेरेपी के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। समटाइम कुछ हम ऐसी बातें कर देते हैं जो हमारे जहन में अगले इंसान के लिए होती हैं, और वो जो बातें होती हैं वो हम अगले इंसान के सामने जब शेयर करते हैं कि तुमने फलां वक्त ये कहा था, तो वो उसको याद भी नहीं होता, लेकिन जब वो मोमेंट्स याद आता है तो देन क्या होता है कि कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो जाती है दो पर्सन्स के आपस में। तो ग्रुप थेरेपी में ना इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ओवरऑल इसमें जो बताया गया है, इसमें ना आपको ग्रुप थेरेपी में ना कुछ ऐसे रिस्क भी होते हैं। नंबर वन ये कि अगर ग्रुप लीडर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, अगर ग्रुप लीडर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो ग्रुप लीडर कौन होगा? आप मतलब मोस्टली जो होते हैं वो साइकोथेरेपिस्ट ही होते हैं, लेकिन जो साइकोथेरेपिस्ट है वो खुद से भी डिसाइड कर लेता है कि आप आज के ग्रुप के लीडर हैं और आपने जो है वो एक्टिविटी कुछ इस तरह से परफॉर्म करानी है। लेकिन जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में ज़्यादातर जो होता है वो थेरेपिस्ट ही ग्रुप लीडर कंसिडर किए जाते हैं। ओके, तो इसमें आपको बताया गया कि अगर ग्रुप लीडर को ना प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है या वो सब मेंबर्स की एक्सपीरियंसेस को मॉनिटर नहीं कर सकता, तो ग्रुप के लिए ना ख़तरनाक हो सकता है। ओके, तो नंबर टू पे के ग्रुप थेरेपी में ना इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस और कोहेशंस का प्रेशर्स होता है, जो कुछ क्लाइंट्स के लिए ना इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। नंबर थ्री पे ग्रुप थेरेपिस्ट का ना इंडिविजुअल थेरेपिस्ट के कंपैरिजंस में सेशंस के कंटेंट और डायरेक्शंस पर कम कंट्रोल होता है। नंबर फोर पे कन्फ्रंटेशन से क्रिटिसिज्म से कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रेट या इंडिपेंडेंसी डेवलप होना जैसे ना प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ओके, तो आगे है थेरेपेटिक या थेरेपिस्ट लीडिंग ग्रुप शुड इंश्योर अ फी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू कंट्रोल नेगेटिव आउटकम्स। कुछ नेगेटिव आउटकम्स हैं, मतलब कि किस तरह से जो है वो आप जब थेरेपिस्ट एज अ थेरेपिस्ट लीड कर रहे होते हैं ग्रुप को, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ना कंट्रोल के साथ नेगेटिव आउटकम्स भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले है प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना। नंबर टू पे इंश्योर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, मतलब वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है कि कौन कौन ग्रुप में शामिल होगा, तो ये भी देखा जाता है। और नंबर थ्री पे कंडक्ट प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इसमें ये होता है कि पार्टिसिपेंट्स की प्रॉपर स्क्रीनिंग करना भी शामिल होता है। और केयरफुली डिफ्रेंशिएट्स रोल्स बेस्ड ऑन वेदर द ग्रुप इज इंटेंडेड एज ए थेरेपेटिक और एजुकेशनल, मतलब ये कि इंश्योर करना कि ग्रुप का मकसद है थेरेप्यूटिक है या एजुकेशनल है। तो ये आप ना एज अ जब ग्रुप लीड कर रहे होते हैं, ग्रुप लीडर बनकर, तो ये भी आपको इंश्योर करना चाहिए कि ग्रुप का पर्पस क्या है, किस टॉपिक पे है, वही ग्रुप एंड तक चले सेशन को लेकर। अब ये ना हो कि आपने कुछ और टॉपिक छेड़ लिया है ग्रुप सेशन में या ग्रुप थेरेपी में, कोई टॉपिक आपने रखा है, वो टॉपिक से हट कर जो है वो जो मतलब कि ग्रुप कंडक्ट किया गया वो टॉपिक से हटकर किसी और टॉपिक पे बात करने लग गया है, तो ये इंश्योर करना लाजमी होता है कि ग्रुप थेरेपी के दौरान जो टॉपिक चूज़ किया गया है वो स्टार्ट भी उसी टॉपिक से हो और एंड भी उसी टॉपिक पर हो। ओके, और एट द लास्ट कंक्लूजन हो, हर एक का फाइनल जो है ना वो कॉन्सेप्ट या ओपिनियंस या आर्गूमेंट्स या जो भी विजन्स है ना वो या इमेजिनेशंस है या जो भी फैंटेसीज हैं, वो ग्रुप थेरेपी के सेशन के एंड पे हर एक से एक एक जुमला या एक एक सेंटेंस जो है ना वो आप पूछें। ओके,
तो इससे काफ़ी बेनिफिशियल्स भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव आउटकम्स में भी कुछ काफ़ी देखने को भी मिल सकता है। ओके, आगे है थेरेपी इन्वॉल्विंग कपल्स और फैमिलीज़। इसमें आपको बताया गया है कि जब साइकोलॉजिस्ट किसी ऐसे ग्रुप को सर्विसेज देते हैं जो एक रिलेशनशिप में होते हैं, जैसे कि स्पाउसेस, पेरेंट्स और चिल्ड्रन या फ्रेंड्स, तो इन्हें ना शुरू में ये क्लेरिफाई करना चाहिए। क्या क्या क्लेरिफाई करना चाहिए इनके लिए कि नंबर 1 पे कि कौन सा इंडिविजुअल से क्लाइंट्स है, और नंबर 2 पे साइकोलॉजिस्ट का हर पर्सनस के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। ओके, और फर्दर ये कि ये क्लैरिफिकेशंस इस बात को इंक्लूड करती है कि साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होगा, और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी ना, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, या इंफॉर्मेशन का क्या यूज़ होगा। ओके, इंफॉर्मेशन किस टाइप की होगी ओवरऑल। मज़ीद ये कि अगर ये पता चले कि साइकोलॉजिस्ट को कन्फ्लिक्टिंग रोल्स परफॉर्म करना पड़ेंगे, तो ये इन्हें ना रीज़नेबल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि रोल्स को ना क्लैरिफाई कर सकें, और अगर ज़रूरत हो तो रोल्स को ना मॉडिफाई या विड्रॉ कर सकें। मिसाल के लिए, अगर फैमिली थेरेपिस्ट से डिवोर्स प्रोसीडिंग में किसी एक पार्टी के लिए विटनेस की ज़रूरत हो देन, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखने को मिल सकती हैं। आगे है प्रोवाइडिंग थेरेपी टू दोज सर्व्ड बाय अदर्स। ओके, इसमें आपको बताया गया है कि जब साइकोलॉजिस्ट उन क्लाइंट्स को थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, या कर रहे होते हैं, तो जो पहले किसी और से थेरेपी ले चुके होते हैं, तो इन्हें ना बहुत सोच समझ कर ना ट्रीटमेंट इश्यूज और क्लाइंट की वेलफेयर को ना कंसीडर करना चाहिए। ओके, तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट पहले पूछ लिया करेंगे कहीं आपने कहीं और तो सेशन नहीं लिया अपने इस एंग्जाइटी को लेकर, डिप्रेशन को लेकर या पैनिक को लेकर, ये जो भी सिम्टम्स साइकोलॉजिकल हैं, तो आप आपके पास जो भी क्लाइंट है ना, तो भी देख कर ना आप उससे ये लाजमी क्वेश्चंस किया करें कि अगर अगर उसने किया हुआ तो मतलब कि कहीं और से सेशन लिया हुआ तो देन क्या होगा कि फिर आप कंसिडर करें कि वेलफेयर उसके जो इश्यूज़ हैं या ट्रीटमेंट इश्यूज़ हैं उनको समझें। फिर साइकोलॉजिस्ट को ना ये इश्यूज़ क्लाइंट के साथ या किसी लीगली ऑथोराइज्ड शख्स के साथ डिस्कस करने चाहिए जो क्लाइंट की तरफ से ना बात कर रहे हों, ताकि ना कन्फ्यूजन्स और कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। आगे है सेक्सुअल इंटीमेसी विद करंट थेरेपी क्लाइंट्स और डियर रिलेटिव्स सिग्निफिकेंट्स ऑदर्स। इसमें आपको बताया गया है कि साइकोलॉजिस्ट को ना कभी भी करंट थेरेपी क्लाइंट्स के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और ये इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, नंबर 1 पे के करंट थेरेपी क्लाइंट्स, और नंबर 2 पे उन लोगों के साथ जो क्लाइंट के क्लोज रिलेटिव्स हैं, नंबर 2 पे क्लाइंट के ना ग्रेजुअल्स कह दिए गार्डियंस। ओके, तो नंबर 3 पे क्लाइंट्स के गार्डियंस में ये होता है कि ख्याल रखने वाले पेरेंट्स हैं, या बड़ा भाई है, या बड़ी बहन है, या मामू है, चाचू हैं, तो ये गार्डियंस में ये देखा जाता है। तो नंबर 4 पे क्लाइंट के सिग्निफिकेंट ऑदर्स, मतलब वो लोग जो क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये रोल्स अच्छा, ये जो रूल है इसलिए है ताकि ना थेरेपी का प्रोसेस प्रोफेशनल और एथिकल रहे और कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। इंटरप्शंस ऑफ थेरेपी, इसमें आपको बताया गया है कि कुछ सिचुएशंस में ना थेरेपी इंटरप्ट हो सकती है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट इलनेस, मतलब साइकोलॉजिस्ट को इलनेस या बीमारी हो जाए और या फिर डेथ वाक़या हो जाए साइकोलॉजिस्ट की। और नंबर 3 पे साइकोलॉजिस्ट का ना अनअवेलेबल होना या रीलोकेशंस, मतलब कि मूव कर गया है कहीं और चले गया, उसकी प्रमोशंस हो गई है या फिर डिमोशंस हो गई है या फिर कहीं और चले गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रीलोकेशंस पे कंसिडर की जाती हैं। और नंबर 4 पे क्लाइंट का रीलोकेशंस, मतलब क्लाइंट का किसी और जगह जो है वो ट्रांसफ़र भी हो जाता है समटाइम। ओके, और फाइनेंशियल लिमिटेशंस, मतलब कि पैसे की जो कमी है वो भी कंसिडर हो जाती है समटाइम इंटरप्शंस ऑफ थेरेपी में। ओके, कि पैसे ही नहीं है, जब पैसे होंगे तो तभी ग्रुप थेरेपी होगी। अब ग्रुप थेरेपी में क्या होता है कि किसी एक स्पेशल पर्सन को भी बुलाना पड़ जाता है कि वो या मोटिवेशंस दे सकें या इंस्पायरेशंस दे सकें। सपोज़ अगर रिहेबिलिटेशंस में पता क्या होता है कि एक क्लाइंट को ना स्पेशली इन्विटेशंस दिया जाता है जो ड्रग एडिक्टर था, लेकिन अब उसकी ड्रग की एडिक्शन से दूर हो गई है,
तो सम टाइम उसको ना ग्रुप थेरेपी में बुलाने के लिए ज़ाहिर सी बात है उसका टाइम और आने जाने का किराया बाहर के मुल्कों में है। पाकिस्तान में तो चलो फिर भी चल ही जाता है, अगर पाकिस्तान में रहमदिली और एम्पैथी बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से। खैर, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर वो जब क्लाइंट को स्पेशली इनवाइट किया जाता है ना रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर खुद से पैसे देकर उसको उसके जो आने जाने के किराया है, उसका लंच ब्रेक ब्रेकफास्ट जो कुछ भी है, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर खुद उस क्लाइंट का उठा रहता है कि ताकि आके सेशन अटेम्प्ट करे ग्रुप थेरेपी का, और देन ये कि उस सेशन में मोटिवेशंस दे सके बाकी जो ड्रग एडिक्टेड हैं या फिर जो मंशियात के आदी हैं। ओके, और ये जो चीज़ें फाइनेंशियल लिमिटेशंस में समटाइम कंसिडर की जाती हैं कि पैसा है या नहीं है, तो एक्सेट्रा। ऐसे में ना साइकोलॉजिस्ट को ना रीजनेबल एफर्ट करनी चाहिए ताकि ना क्लाइंट का केयर कंटिन्यू हो सके। अगर साइकोलॉजिस्ट का एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ख़त्म होता है, तो इन्हें ना इंश्योर करना चाहिए कि क्लाइंट का ना केयर ट्रीटमेंट या केयर टाइमली और अप्रोप्रिएटली रिजॉल्व हो। क्लाइंट की ना वेलफेयर को ना इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ओके, या ऐसी सिचुएशंस हो। आगे है स्पेशल ऑब्लिगेशंस ऑफ द थेरेपिस्ट। तो इसमें ना इन द स्टार्टेड आपको द क्लाइंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया गया है। तो अगर थेरेपिस्ट को ना वुमेन मिनॉरिटी ग्रुप्स या पुअर लोगों के सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल प्रेशर का अच्छा ख्याल नहीं है, तो वो ना अपने क्लाइंट्स के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ना ठीक से समझ नहीं पाते। तो क्या होता है कि ये ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट क्लाइंट के ना यूनिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझे, जो कि इसके ना कल्चरल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हैं जब वो ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं। द राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट, इसमें बताया गया है कि अगर क्लाइंट को ना अगर क्लाइंट को ना थेरेपिस्ट का दिया गया थेरेपी या रिस्क बेनिफिट स्टेटमेंट पसंद नहीं आता, तो जनरली वो थेरेपी लेने से इनकार कर सकते हैं और या किसी और ट्रीटमेंट का ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। और ये स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए होता है जो मेंटल हॉस्पिटल में कन्फाइंड है या जो माइनर हैं और इनके पेरेंट्स या गार्डियंस इन्हें ना ट्रीटमेंट के लिए लाए हैं। ओके, कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ की बात की जाए तो कभी कभी ना साइकोथेरेपी के दौरान ना क्लाइंट और थेरेपिस्ट के गोल्स और वैल्यूज़ में ना कन्फ्लिक्ट हो सकता है। थेरेपिस्ट का काम है कि अपने पर्सनल वैल्यूज़ को ना क्लाइंट पर इम्पोज ना करे। मिसाल के तौर पर अगर क्लाइंट को एक रिप्रेसिव मतलब रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट से निकालने का ना मना किया जाता है, और या अगर थेरेपिस्ट चाहता है कि क्लाइंट उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए, तो ये ना वैल्यूज़ का कन्फ्लिक्ट हो सकता है। द एक्सपेक्टेशनली डिफ़िकल्ट क्लाइंट, इसमें आपको बताया गया है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी थेरेपिस्ट के लिए ना बहुत मुश्किल हो सकते हैं। ऐसे क्लाइंट्स में शामिल हैं नंबर 1 पे वो क्लाइंट्स जो बार सुसाइडल थ्रेट्स देते हैं, मतलब ये कि जो खुद अपने आप की जान लेने की धमकी देते हैं। नंबर 2 पे जो इंटीमिडेटिंग मतलब डर या डेंजर्स होते हैं। और नंबर 3 पे जो एक्टिवली कंपनसेटिंग है, मतलब मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा ना गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो उनको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। और नंबर 4 पे जो अपनी अपॉइंटमेंट पे नहीं आते या जो अपने बिल्स नहीं भरते। ओके, तो ये जो है 4 पॉइंट है। और नंबर 5 पे जो है वो जो बहुत डिपेंडेंट होते हैं और दिन रात अर्जेंट कंसर्न के लिए ना थेरेपिस्ट को फ़ोन करते रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब एक क्लाइंट की मैं थेरेपी कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा था कि दिन इसको फॉलो करें। तो रात के एकदम से ना 12 बजे ना उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया। तो और मैं थोड़ा-सा जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि जब नींद आ रही हो ना, तो इंसान एकदम से उठता है या उठाया जाता है फ़ोन की वो फ़ोन बेल की वजह से। तो देन उसका ना दिमाग थोड़ा-सा ना वो मतलब कि टायर्ड हो चुका होता है या ब्लैंक हो चुका होता है। तो देन मैंने उनसे कहा सिंपल कि आप सुबह के वक़्त कॉल कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। नहीं, नहीं, अभी बताएँ। तो
मैंने कहा कि आप मुझे डिपेंडेंटली छोड़ रहे हैं, आप मुझ पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। आप यह है कि आप इंडिपेंडेंट बने सबसे पहले, और 1 घंटे सोचें इंडिपेंडेंट किस तरह बनना है, फिर मुझे कॉल कीजिएगा। उसने भी सुबह तक मुझे कॉल ही नहीं की। तो देन फिर उन्होंने सुबह मुझसे फिर जो मशावरत करनी थी, कंसल्टेशंस करनी थी, तो देन ये जो था उनके लिए फिर प्रॉब्लम मैंने उनको सॉल्व कर दी थी। तो जो बहुत डिपेंडेंट होते हैं और दिन रात अर्जेंट कंसर्न के लिए ना इन थेरेपिस्ट को फ़ोन करते रहते हैं, तो इनको भी देखना चाहिए। और लास्ट में वो कि जो थेरेपिस्ट के फैमिली को हरेस करते हैं, तो ये जो चीज़ ना बहुत ख़तरनाक होती है। ऐसे क्लाइंट्स के साथ ना काम करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, और थेरेपिस्ट को ना इनकी नीड्स को समझकर एप्रोप्रिएट एक्शंस लेने चाहिए। एक मिसाल मैं आप स्टूडेंट्स को दे देता हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। तो एक मिसाल इस तरह से दे सकता हूँ आप स्टूडेंट्स को कि अगर एक थेरेपिस्ट को ना कोई ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जो हर वक्त सुसाइडल थ्रेट्स देते हैं, और इसको ना अपनी फैमिली लाइफ से कुछ नहीं मिल रहा होता, और एक्चुअल में ऐसे क्लाइंट्स मुझे भी देखने को मिले हैं कि धमकियाँ दे रहे होते हैं, मैं अपनी जान ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो ये इस सूरत में क्या होगा कि थेरेपिस्ट को ना उस सिचुएशंस को ना हैंडल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। थेरेपिस्ट को ये समझना होगा कि ये क्लाइंट्स इमोशनल और मेंटल टर्मोइल में हैं, और इसके साथ कैसे डील करना है ताकि ना इसकी ना सेफ्टी और वेलबींग इंश्योर हो सके। तो सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि थेरेपिस्ट को, ओके, कि इसकी सेफ्टी किस तरह से की जाए और इसकी वेलबींग को किस तरह से इंश्योर किया जा सके ओवरऑल, ओके। तो डायरेक्ट थेरेपी से पहले भी ये चीज़ें ना कंसीडर करनी चाहिए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आप स्टूडेंट्स को बता दूं। ओवरऑल इसमें जो है वो द एक्सपेक्टेशनली डिफ़िकल्ट क्लाइंट, ये मतलब कि किन क्लाइंट्स को डील करना, या किस टाइप के जो क्लाइंट्स हैं देखने को मिल सकते हैं थेरेपी से पहले या थेरेपी के दौरान या थेरेपी के बाद भी। तो ओवरऑल इसमें ना द एक्सपेक्टेंशली डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स जो है वो कौन होते हैं, ये आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो 2-3 आप बस याद रख लीजिएगा, ये रख लीजिएगा। कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ की बात की जाए तो रेबल अगेंस्ट, ये एक जो है ना वो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रेड कलर में किया हुआ है इसे, ओके। कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के ग्रुप थेरेपी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये और द क्लाइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मराद है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और द राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट, ये कब होता है, किस तरह से होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है, बस इसी को आप मेमोराइज कर लेंगे ना, तो देन आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और इसी तरह मैंने इंटरप्शंस ऑफ थेरेपी में किस टाइप की इंटरप्शंस हो सकती हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट आप 2-3 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, बहुत आसान से है कि साइकोलॉजिस्ट अगर बीमार हो जाए या मर जाए या फिर रीलोकेशंस हो जाए, तो देन क्या होगा कि इंटरप्शंस हो जाएगी थेरेपी में। आगे है प्रोवाइडिंग थेरेपी टू दोस्त सर्व्ड बाय अदर्स, इसमें भी मैंने हाईलाइट कुछ किए हुए पॉइंट है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन्स एंड कन्फ्लिक्ट को लेकर किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकता है कि थेरेपिस्ट, ये मैंने पॉइंट किया हुआ हाईलाइट है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और सेक्सुअल इंटीमेसी विद करंट थेरेपी क्लाइंट और डियर रिलेटिव्स सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स, इसमें जो है इंपॉर्टेंट है वो है सेक्सुअल इंटीमेसी से अगर नो एंगेज ना हो, किसी भी क्लाइंट के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी में एंगेज ना हो साइकोलॉजिस्ट, उसके लिए भी क्या करेगा कि करंट थेरेपी जिस क्लाइंट के साथ कर रहा है उसमें भी देखेगा अपने आप को कि सेक्सुअल इंटीमेसी की चांसेस ना हो। इसके अलावा जो है वो इंडिविजुअली तौर पर अगर कर रहा है तो देन वो भी चीज़ देखी जाती है। अगर क्लाइंट्स के गार्डियंस हैं उनको भी कंसर्न करना चाहिए, और सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स ऑफ करंट जो क्लाइंट्स हैं उनको भी देखना चाहिए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कि ग्रुप थेरेपी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप थेरेपी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन जब शेयर करते हैं ना कि ग्रुप थेरेपी का पूछा था, लेकिन ये था मुझे समझ में नहीं आ रही थी ग्रुप थेरेपी क्या होती है। तो अक्सर अक्सर ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्टूडेंट्स जो है वो पेपर्स अपना जो अटैम्प्ट किया हुआ ना शेयर करते हैं कि ये पूछा था वो पूछा था PSY 611 के पेपर में। तो ग्रुप थेरेपी इंपॉर्टेंट है इसमें। इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू थेरेपी में ये बी, ए के 2-3 पॉइंट याद कर लेना, बी के 2-3 पॉइंट याद कर लेना, और सी में आगे ग्रुप थेरेपी आ गया।
तो ग्रुप थेरेपी की डेफिनेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस याद कर लेना, और एक दो एग्जांपल ग्रुप थेरेपी की याद कर लेना। ग्रुप थेरेपी की एग्जांपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 19। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।